हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर वर्ड पॉइंट में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले के जो प्रैक्टिस सेट थे वो आपके चैनल पर डाले जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। देखिए क्वेश्चन दिया है, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 2:3 है। 20 और लड़कियों की कक्षा में शामिल हो जाने पर कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी होगी। देखिए शुरू में विद्यार्थी कितने थे, तो आपके शुरू में विद्यार्थी आपके 60 थे और लड़कियाँ कितनी आ गई, बाद में 20 आ गई हैं। ये अनुपात की दृष्टि से देखेंगे तो लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या कितनी है, 2 और 3 5। 2:3 थी तो 2 और 3 5, यानी अनुपात की दृष्टि से कुल संख्या 5 है, लेकिन एक्चुअल में कितनी है, तो एक्चुअल में आपकी 60 है। 5 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितने बराबर होगी, वो होगी 60 के बराबर। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकल कर जाएगी, 60 बट्टे में 5 यानी कि 12। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 12। तो ये बताइए शुरू में लड़कियाँ कितनी थी, 2 यूनिट थी, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 × 2 यानी कि 24। ठीक है, अब लड़कियाँ कितनी और आ गई हैं, तो आपके 20 लड़कियाँ और आ गई हैं। तो अब लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी, 24 तो पहले थी, 20 और आ गई, तो अब लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी, 44। तो वर्तमान में लड़कियाँ कितनी होंगी, 44 लड़कियाँ होंगी। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, 24 परीक्षणों का औसत 41 है, पहले 9 परीक्षणों का औसत 42 है, अंत में 16 का औसत कितना है, 39 है। तो 9वें परीक्षण का मान क्या हो। देखिए देखिए 24 का कितना था, 24 का है आपका 41, पहले 9 का कितना है, पहले 9 का है 42, इन सभी का औसत कितना था, 41 था। पहले 9 का कितना है, 42 है, यानी कितना ज़्यादा 41 से, आप कहेंगे 1 ज़्यादा है। औसत में 1 की वृद्धि है तो 9 संख्याओं में कितनी वृद्धि हो जाएगी, आप कहेंगे 9 की वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार अंतिम जो 16 है उनका औसत कितना है, उनका 16 औसत 39 है, और मेन औसत से कितना कम है, तो आप कहेंगे 2 कम है। तो 2 की कमी 16 संख्याओं पर हो रही है, कुल कमी कितनी हो जाएगी, कुल कमी हो जाएगी आपकी 32 की कमी हो जाएगी। तो कुल मिला कितना अंतर आया, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कुल कितने की कमी रह गई, तो 32 में से 9 घटा दीजिए, माइनस के 23, 23 की अभी भी आपकी क्या रह गई, कमी रह गई। तो जो 9वां प्रेक्षण होगा वो क्या होगा, वो जो 41 औसत था उससे कितना कम होगा, वो उससे 23 कम होगा। तो जो 9वां प्रेक्षण होगा वो कितना होगा, जो मेन औसत था 41, उसमें से 23 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 18। तो जो आपका 9वां प्रेक्षण होगा वो कितना होगा, वो आपका 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, एक राशि का चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर और 2 वर्षों में 33,800 रुपये और 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। यदि इसी योजना में 2 वर्षों के लिए दोगुनी राशि का निवेश किया जाए तो 2 वर्ष के अंत प्राप्त होने वाली राशि कितनी है। देखिए जब राशि पहले 2 वर्ष के लिए लगाई जा रही थी तो 2 वर्ष में कितनी हो रही थी, 33,800। अब राशि कितनी हो रही है, राशि को दोगुना कर दिया है। जब राशि दोगुना हो रही है तो ब्याज भी आपको डबल मिलेगी। तो अब ब्याज कितनी हो जाएगी, यानी अब मिश्रण कितना हो जाएगा, आपका डबल हो जाएगा। पहले कितना था, 33,800 था, इसका डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 8 दूनी 16 3 4 1 67, 67,600 रुपये। यानी अब 2 साल के बाद मिश्रण कितना हो जाएगा, 2 साल के अंदर में जो राशि मिलेगी वो कितनी होगी, 67,600 रुपये। ऑप्शन दिखाता हूँ मैं आपको, ऑप्शन नंबर 2 67,600 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 6 व्यक्तियों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। यदि कोई नया व्यक्ति इस समूह में शामिल हो जाता है तो औसत वजन 28 किलोग्राम हो जाता है। नए व्यक्ति का वजन बताइए। देखिए पहला औसत 30 था, अब कितना हो गया, 28 हो गया, यानी औसत में क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसका मतलब जो नया व्यक्ति आया होगा वो मेन औसत से कम वजन लेके आया होगा, जिसकी वजह से उसके औसत में कमी हो रही है। तो कितना कम लेके आया होगा, तो जो औसत था उसको उतना तो लाना था, लेकिन कितना कम लेके आया, तो औसत में कितनी कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है। तो कुल कितनी कमी होगी, क्योंकि व्यक्ति कितने हैं, 6 व्यक्ति पहले से थे और 1 व्यक्ति नया आ गया, यानी 7 व्यक्ति हो गए, यानी हर एक पे 2 की कमी हो रही है। तो कुल मिला कितनी कमी हो जाएगी, 14 की कमी हो जाएगी, 7 दूनी 14। कुल मिला कितना वजन लेके आया होगा, 30 माइनस 14 यानी कि 16 किलोग्राम वजन, 16 किलोग्राम वजन लेके आया होगा। ठीक है, यानी कि नया आने वाला व्यक्ति जो होगा वो कितने किलोग्राम का होगा, तो 16 किलोग्राम का होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक गोले का व्यास 14.7 मीटर है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ठीक है, आपको पता है कि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब।
फॉर्मूले में लगाइए और इसको आंसर निकाल कर दिखाइए। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी के हिसाब से इसको भरने में 2 से 1/3 घंटे लगते हैं। पानी से पूरी टंकी रिसाव के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। देखिए मान लीजिए भरने वाली पंप है, उसका नाम क्या है, ए है। ये कितने घंटे में भर देती है, 2 घंटे में। जब दोनों पाइप चलते हैं, जो खाली करने वाला है वो भी चलता है, जो रिसाव है वो भी, और पानी भरने वाला वो भी, जब दोनों चलते हैं, मान लीजिए रिसाव का नाम क्या है, बी है। जब दोनों चलते हैं तो समय कितना लगता है, 2 से 1/3, यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7/3 घंटे का समय लगता है। तो मान लीजिए टंकी की क्षमता कितनी है, 2 और 7/3 का एलसीएम कितना आएगा, 2 और 7 का एलसीएम होता है 14। टंकी की क्षमता कितनी है, 14 यूनिट है। जिसको कि जो ए भरने वाला है वो उसको 2 घंटे में भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरता होगा, 7 यूनिट भरता होगा। ऐसे ये दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भरते होंगे, तो 7 से इसमें भाग करेंगे, 2 2 3 6, यानी कि 6 यूनिट इसमें भरते होंगे। ठीक है, तो जरा ये बताइए कि जो ए अकेला भरता है 1 घंटे में 7 यूनिट, वही दोनों मिलकर भरते हैं 1 घंटे में 6 यूनिट, तो ये कम क्यों भरा, क्योंकि जो रिसाव वाला है, यानी लीकेज जो हो रही है उसकी वजह से ये कम भर पा रहा है। इसका मतलब जो लीकेज वाला होगा बी, वो 1 घंटे में कितना खाली कर रहा होगा, तो 7 भरा था, अभी 6 भर पा रहा है। इसका मतलब 1 घंटे में कितना खाली कर रहा होगा, 7 - 6, यानी कि 1 यूनिट पानी खाली कर पा रहा होगा 1 घंटे में। यदि पूरा रिसाव के कारण खाली करना हो तो कितना घंटे लग जाएंगे उसको खाली करने में। टंकी की क्षमता कितनी है, 14 यूनिट है। 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करता है, तो कितना समय लगेगा, 14/1। 14/1 यानी बी को कितना समय लगेगा, 14/1 यानी कि 14 घंटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। कमल एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है। उस काम को विमल द्वारा पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए कमल और विमल 2 व्यक्ति हैं। कमल से ज़्यादा कुशल कौन है, विमल कुशल है। तो देखिए कमल और विमल, ठीक है, कमल को कितना समय लगा, 15 दिन का समय लगा, लेकिन विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है। आप पता 50% का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, कौन अधिक कुशल है, विमल कुशल है। यानी यदि कमल 2 यूनिट काम करता है तो विमल कितना करता होगा, 1 यूनिट अधिक, यानी कि 3 यूनिट काम करता होगा। यानी कि इनकी क्षमता का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 2:3 आएगा। इनके द्वारा टाइम लिए गए टाइम का रेशियो कितना जाएगा, जो कि क्षमता का उल्टा होता है, यानी कि 3:2। कमल कितना समय में काम करता है, पूरा कर देगा, तो 3 यूनिट समय में पूरा काम कर देगा। लेकिन 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 दिन। यानी कमल पूरे काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो 3 यूनिट की वैल्यू 15 है, 15 दिन है। तो चलिए ये बताइए, यदि कमल एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और 15 दिन में पूरा काम खत्म कर देता है, तो पूरा काम कितना होगा, तो पूरा काम होगा कमल 15 × 2। ठीक है, यानी कि 30 यूनिट। कितना काम होगा, तो पूरा काम होगा 15 × 2, यानी कि 30 यूनिट काम होगा। क्लियर। अब इस काम को कौन करेगा, विमल। पूछा विमल कितने दिन में खत्म कर देगा। विमल एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। पूरे काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा, तो पूरा काम कितना है, 30 है। एक दिन में करता है 3 यूनिट, तो 30/3, यानी कि 10 दिन में खत्म कर देगा। कौन कर देगा, विमल खत्म कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 20 दिन में, और सी और ए मिलकर 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो देखिए इसका एक शॉर्ट तरीका वो क्या है, शॉर्ट तरीका तो ये है कि इनका एलसीएम ले लीजिए। 12, 20 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, 12 से भाग करिए कितना आएगा, 5। 20 से भाग करिए कितना आएगा, 3। 15 से भाग करिए कितना आएगा, 4। कितना हो जाएगा, 60/12, कितना आ जाएगा, 5। क्योंकि ये दो दो मिलकर काम करें, तो काम इसमें कितना गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 10 दिन। इस तरीके से निकाल सकते हो। बाकी जो भी इसका बेसिक तरीका है वो भी देख लीजिए। ठीक है, जैसे ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, तो ए और बी कर रहे हैं 12 दिन में, बी और सी 20 दिन में, और सी और ए 15 दिन में। हम क्या करते हैं, जो इनका समय दे रखा होता है उसके बराबर, उसके एलसीएम के बराबर टोटल काम मान लेते हैं। टोटल काम कितना हो जाएगा, 60 यूनिट। तो ये 12 दिन में पूरा काम करना है, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे, 60/12, यानी कि 5 यूनिट। ऐसे ये कितना कर रहे होंगे, 3 यूनिट। ये कितना कर रहे होंगे, 4 यूनिट। यानी इन सब का
सबका मतलब ए यहाँ पे 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, यानी कि 2A 2B और 2C, 2 कॉमन ले लेते हैं तो A प्लस बी प्लस सी। इन सब का जो एक दिन का काम होगा कितना होगा, 5 और 3 8 और 4 12, ठीक है। तो यदि हम A प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकालें तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, यानी कि 6 यूनिट। यानी तीनों लोग मिलके एक साथ कितना काम करेंगे, एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे। तो पूरे काम करने में कितना समय लगेगा, पूरा काम कितना है 60, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा 60 बट्टे में एक दिन का काम, यानी कि 6 10 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 2। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया है एक उस घन का आयतन जिसके विकर्ण की माप 4√3 सेंटीमीटर है होगा, इन घन का आयतन बताना है आपको कितना होगा। देखिए घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है भुजा √3, ठीक है, जो कि बराबर दे रखा है आपको 4√3 के। √3 से √3 खत्म, यानी कि घन की जो भुजा निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है, कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो पूछा क्या, आयतन पूछा है, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3, ठीक है, भुजा की पावर 3 होता है। अब भुजा कितनी है, 4 है, तो 4 की पावर 3 कर दीजिए, 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 की पावर 3 होता है 64, घन का आयतन कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, उस लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई में 200% की वृद्धि उसके आधार के अर्थव्यास में 50% की कमी करने पर उसके शंकु के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या कितनी बार आती है, 2 बार आती है, एच कितनी बार आता है, 1 बार आता है ना। ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये तो चेंज होती नहीं है, त्रिज्या और आर आपकी चेंज होती रहती है। त्रिज्या 2 बार आई है और एच आपका 1 बार है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको, देखिए अब 200% का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे 200% का मतलब होता है 200/100, यानी कि 100 से 1 बार, 100 से 2 बार, यानी कि 2/1, यानी 200% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी यदि पहले वैल्यू 1 थी तब कितनी की 2 की वृद्धि हो रही है, यानी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। यानी पहले वैल्यू यदि 1 थी तब 2 की वृद्धि हुआ कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। 50% की कमी हो रही है, 50% का मतलब कितना होता है 1/2, यानी यदि पहले वैल्यू 2 थी तो अब 1 की कमी हो रही है, तो कितना हो जाएगा, अब और हो जाएगा आपका 1 की कमी के बाद 1 हो जाएगा। लेकिन जो त्रिज्या वो 2 बार आई है तो उसको हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है। बस अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक दूनी 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि 3। यानी यदि आयतन पहले 4 था, अब आयतन कितना हो गया 3 हो गया। कितनी कमी हो रही है, तो आप कहेंगे 1 की कमी हो रही है। कितने पर हो रही है, मूल आयतन कितना था 4 था, गुणा कर दीजिए 100 का, तो 4 से कितने में कटेगा, 4 से कटेगा आपका 25, 25 का 25, यानी कि 25% क्या हो रही है आपको कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है, 25% की क्या हो रही है, आयतन में कमी हो रही है। ऑप्शन नंबर 4। किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास में 30 सेंटीमीटर का अंतर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या बताइए। देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, यदि कोई वृत्त है मान लीजिए ये, इसकी त्रिज्या कितनी है आर है, तो इसकी परिधि कितनी होगी 2πr, इसका व्यास कितना होगा 2r, और दोनों का अंतर कितना दे रखा है, तो दोनों का अंतर दे रखा है आपको 30 दे रखा है, ठीक है। बस सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसमें से 2r कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा पाई बचेगा, और बचेगा आपका 1, ठीक है। अब बराबर किसके है 30 के है, तो 2r, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 माइनस के 1, ठीक है, बराबर 30। तो ये हो जाएगा आपका 2r, और 22 में 7 के तो 15/7 बराबर 30। 15 से काटिए 2 बार, 2 से काटिए 1 बार, 2 से कटेगा ये वाला 2 खत्म। अब r/7 बराबर 1, यहाँ से r बराबर कितना मिल जाएगा, r बराबर मिल जाएगा 7, यानी त्रिज्या कितनी आ गई, त्रिज्या आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं पर 10% की छूट पर बेचने का दावा करता है, किंतु प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि करके उसका मूल्य अंकित करता है। प्रत्येक वस्तु में उसका लाभ बताइए। तो देखिए पहले वो छूट कितनी परसेंट दे रही है, 10% की छूट दे रहा है, फिर 20% अधिक वृद्धि कर रहा है। आपको पता है 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 की चीज़ पर 1 की क्या कर रहा है वो छूट कर रहा है, ठीक है।
और 20% वृद्धि कर रहा है। इसका मतलब 20% मतलब होता है 1/5, 5 पर 1 की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं अपने आंसर में। तो देखिए पहले कर रहा है 10% की कटौती, यानी 10 की चीज़ को 1 के कम पर बेच रहा है, यानी कि 9 पे बेच रहा है, और फिर 5 वाली चीज़ को 1 बढ़ा के अंकित कर रहा है, यानी कि 6 अंकित कर रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो 10 पंजे 50, 9 छः 54, यानी 50 वाली चीज़ को वो 54 में बेच रहा है। कितने के लाभ पे बेच रहा है, आप कहेंगे 4 के लाभ पे बेच रहा है। कितने % का लाभ हो जाएगा, तो 4 का लाभ कितने पे, 50 पे, गुणा कर दीजिए 100 का। 50 से कटेगा 2 बार, 2 चौक 8, कितने % का लाभ हो रहा है उसे, 8% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, 30%, 20% और 10% की क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है। इन तीनों बट्टों को मिला के एकमात्र बट्टा कितने % का बनेगा। तो देखिए आपको पता है 30% मतलब कितना होता है, 3/10 होता है, कितना, 3/10। और 20% मतलब कितना होता है, 1/5। 10% मतलब कितना होता है, 1/10। यानी क्या दिया जा रहा है, बट्टा दिया जा रहा है। 10 की चीज़ पे 3 का बट्टा दिया जा रहा है, तो कितनी बची जा रही होगी, 7 में। 5 की चीज़ पे 1 का बट्टा दिया जा रहा है, कितनी बची जा रही होगी, 4 में। 10 की चीज़ पे 1 का बट्टा दिया जा रहा है, यानी कितनी बची जा रही होगी, 9 में। ठीक है, 10 पंजे 50, ढाई 500, 500 वाली चीज़ 728 निम्मा 252, 252 में बेची जा रही है, तो कितनी की छूट दी जा रही है, तो आप कहेंगे 500 वाली चीज़ 252 में बेची जा रही है, तो 248 की छूट दी जा रही है। 500 माइनस के 252, तो कितने % की छूट होगी, तो 248 की छूट 500 पर गुणा कर दीजिए 100 का, 5 से काट दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20, 5 45, 5 छंग 30, यानी 49.6%। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 13:11 है। यदि 3 अन्य लड़कियां भर्ती कर ली जाए तो उनका नया अनुपात क्या होगा। देखिए कुल विद्यार्थी कितने थे, 504 थे। अब क्या है, 3 अन्य लड़कियां भर्ती कर ली जाए, लेकिन यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या देखी जाए तो क्या अनुपात है, 13:11 है। तो अनुपात का योग देखें, 13 और 11 कितना होता है, 24। लेकिन एक्चुअल में कितने बच्चे हैं, तो आप कहेंगे 504 है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 504 बटे में 24, 24 से काटिए, 24 दूनी 48, 2 बचेंगे, 24 से कम 24, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 21। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी बॉयज कितने हो जाएंगे, 13 गुणा 21, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, तो 11 गुणा 21। अब क्या है, नई संख्या क्या है लड़कियों की, क्योंकि 3 लड़कियां क्या हैं, बढ़ गई हैं, तो अब नई संख्या कितनी जाएगी, बॉय तो इतने ही रहेंगे, बॉय रहेंगे आपके 13 गुणा 21, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, तो गर्ल्स हो जाएंगे आपकी 11 गुणा 21 प्लस के 3। ठीक है, अब क्या करिए, इनका अनुपात पूछा है आपसे, तो अनुपात पूछा है तो दोनों में से इधर से 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो जाएगा 13 गुणा 21, इधर से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा आपका 3, इसमें से कॉमन आएगा 7, 7 इंटू क्या है 77, और 1 यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 13 गुणा 21 अनुपात 3 गुणा 70 1 78, तो 13 6 78, 3 से 7 बार कितना आ गया, 7:6, 7:6। ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक पार्टी में शामिल महिलाओं और पुरुषों में 3:2 का अनुपात था। जब 20 और पुरुष शामिल हो गए तो अनुपात उल्टा हो गया। पूछा है कि आपसे कि पार्टी में शामिल महिलाओं की संख्या बताइए। पार्टी में महिलाएं कितनी शामिल, देखिए शामिल कौन हुआ है, तो 20 पुरुष शामिल हुए, महिलाएं शामिल तो नहीं हुई। इसका मतलब जो महिलाएं पहले थी वही महिलाएं पार्टी के अंत में भी होंगी। तो बस इसी लॉजिक को फॉलो करना है, यानी पहले फीमेल कितनी थी और मेल कितनी थी, फीमेल और मेल का रेशियो कितना था, 3:2, लेकिन बाद में कितना हो गया, उल्टा हो गया, कब, जब 20 पुरुष बढ़ गए तब। अब अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ये बताइए कि बड़े तो आपके मेल है ना, फीमेल तो बड़े नहीं है, फीमेल की संख्या सेम होनी चाहिए, जितनी पहले थी उतनी अब होनी चाहिए, लेकिन पहले 3 थी अब 2 है, इसको सेम कैसे बनाएंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 तिया 3 दूनी 6 और 3 तिया 9,
यानी पहले ये संख्या 6 थी तो अब भी कितनी है, फीमेल की संख्या 6 है। पहले मेल 4 थे तब कितने हैं, 9। कितनी की वृद्धि हो रही है, आप कहेंगे 5 की वृद्धि हो रही है, लेकिन एक्चुअल में कितनी की वृद्धि हो रही है, तो 20 की वृद्धि हो रही है। 5 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 20 के बराबर होगी। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/5 यानी कि 4 के बराबर हो जाएगी। एक की वैल्यू 4 के बराबर है। पूछा क्या था, महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या है कितनी, 6 यूनिट है। तो 6 की वैल्यू कितनी जाएगी, 6 × 4 यानी कि 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन देखिए अगला। ए और बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है तथा उनके वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में। यदि इनमें से प्रत्येक वर्ष के अंत में 600 रुपये की बचत करता है तो एक की वार्षिक आय बताइए। देखिए ए और बी है, इनकी जो आय है वो किस अनुपात में है, तो 4:3 के अनुपात में। और व्यय किस अनुपात में है, तो 3:2 के अनुपात में। लेकिन इसकी बचत कितनी है, दोनों बचाते कितने हैं, 600 रुपये बचाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों में आपसे पूछा है कि एक ही वार्षिक आय बताइए। तो इस तरीके के सवालों कैसे करते हैं, तो इन सभी सवालों में जो लॉजिक होता है वो इस तरीके से बनता है कि इन दोनों के मल्टीप्लाई का डिफरेंस बराबर होता है इन दोनों के मल्टीप्लाई का डिफरेंस। यानी कि 4×2 = 8 और 3×3 = 9। इनका डिफरेंस कितना आएगा, 9 और 8 का आप कहेंगे 1 यूनिट आएगा, जो किसके बराबर होगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई के डिफरेंस के बराबर। यानी 6×3 = 1800 और 6×2 = 1200। 1200 और 1800 का अंतर कितना होता है, तो 600 होता है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 600। पूछा क्या, एक ही वार्षिक आय पूछी थी। एक ही वार्षिक आय, एक ही वार्षिक आय कितनी थी, 4 यूनिट थी। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4×600 यानी कि 2400। ठीक है, कितनी आएगी, 2400। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, 2 क्रमागत वर्षों में एक विद्यालय के 100 तथा 75 विद्यार्थी अंतिम परीक्षा में बैठे। इनमें से क्रमशः 75% तथा 60% उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण होने वालों की औसत दर कितनी है, यानी कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, देखिए 100 विद्यार्थी बैठे थे पहले विद्यालय में, कितने पास हुए, 75% पास हुए। तो 100 का 75% कितना होता है, 100 का 75% तो 75 ही होगा। ठीक है, यानी पहले विद्यालय में 75 पास हुए, दूसरे विद्यालय में 75 बैठे थे और 60% पास हुए। तो 75 का 60% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे, तो 25×3 = 75, 25×4 = 100, 4 से 15, 15×3 = 45। दूसरे विद्यालय में कितने पास हुए, तो 45 पास हुए। तो कुल मिला के कितने विद्यार्थी पास हुए, पहले में 75 पास हुए, दूसरे में 45 पास हुए। कुल मिला के पास हुए आपके 120। कितने में से पास हुए, तो आपके कुल विद्यार्थी कितने थे, 100 और 75, 175। तो 120 विद्यार्थी पास हुए, कितने में से, 175 में से। कितने परसेंट पास हुए, गुणा कर दीजिए 100 का। तो देखिए 25 से कटेगा 4 बार, 25 से कटेगा 7 बार। ठीक है, तो 20×4 = 12×4 = 48, यानी 480/7। 480 में 7 का भाग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 7×42। और कितने बचेंगे, 6, 7×8 = 56, 4/7%। यानी कि 68 सही, 4/7%। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं, 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में गए। उनमें से 5 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने खाने पर 2500 रुपये व्यय किए, जबकि छठे व्यक्ति ने सभी 6 द्वारा किए गए व्यय के औसत से 80 रुपये अधिक खर्च किए। सभी व्यक्तियों ने कुल मिलाकर कितने व्यय किए। तो देखिए सभी का व्यय कैसे निकालेंगे, देखिए जो छठा व्यक्ति था उसने कितने रुपये खर्च किए, 80 रुपये। तो हमें सभी का औसत व्यय कैसे निकाल सकते हैं, तो सभी का औसत व्यय निकालने औसत व्यय निकालने का तरीका क्या है कि 80 में से आप कितना घटा दीजिए, बाकी 5 का घटा दीजिए। कितना, 32 घटा दीजिए, कितना आएगा, 48। 48 रुपये का आपका क्या आएगा, 48 रुपये आएगा आपका सभी का औसत व्यय। ठीक है, तो कुल व्यय पूछा आपसे, क्या पूछा है, कुल व्यय बताइए। तो कुल व्यय कैसे निकालेंगे, औसत गुणा संख्या। संख्या कितनी है, 6 की है, 6 से गुणा कर दीजिए। यानी कुल व्यय पूछा था, कुल व्यय कैसे निकालेंगे, औसत गुणा संख्या। यानी कि 48 औसत व्यय था, 6 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6×8 = 48, 6×4 = 24 और 4 = 28, 288 रुपये। कुल व्यय कितना आएगा, 288 रुपये कुल व्यय आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसने उसे 10 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ हुआ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए मान लीजिए वस्तु उसका सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है, सीपी आपका 100 रुपये। ठीक है, पहली कंडीशन में वो 10% हानि पर बेचता है, तो
कितने में बेचेगा? 10% हानि का मतलब होता है 100 का 10% 10 रुपये ही होता है, तो यानी कि 90 में बेच रहा होगा। फिर दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि वो 10% के लाभ पे बेच रहा है। ठीक है, कितने बेच रहा होगा? 110 में बेच रहा होगा। यहाँ पे कितने का अधिक में बेच रहा है? यहाँ बेच रहा होगा 20 यूनिट अधिक में बेच रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितने अधिक में बेच रहा है? 10 रुपये अधिक में बेच रहा है। तो जो 10 तो जो 20 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? 10 रुपये के बराबर होगी। तो हमारा सी बी कितना था? 100 माना था हमने, तो 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये इसका आधा है तो इसका आधा कर दीजिए, 50 रुपये के बराबर होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 24,000 रुपये के मूलधन पर 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।